हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आदिकाल के जो 50 प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उसे कर लिया। आज फिर आदिकाल से ही संबंधित 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पौमचर्यों को किसने पूरा किया? तो पहले जान लेते हैं पौमचर्यों किसकी रचना है दोस्तों। तो ये स्वयंभू की रचना है। अपभ्रंश के कवि स्वयंभू की रचना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, यह रामायण पर आधारित एक महाकाव्य है दोस्तों। रामायण पे आधारित है, ये महाकाव्य है। दोस्तों, तुलसीदास के रामचरितमानस पर पौमचर्यों का प्रभाव मिलता है। इसे किसने पूरा किया फ्रेंड्स? तो इसे त्रिभुवन, जो स्वयंभू के पुत्र थे, ये स्वयंभू के पुत्र थे त्रिभुवन, इन्होंने ही पौमचर्यों को पूरा किया। पौमचर्यों के लेखक स्वयंभू है। यह अपूर्ण रचना थी, इसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। चलिए आगे देखते हैं, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पुष्पदंत को कहा जाता है अभिमान मेरु। पुष्पदंत कौन थे? तो ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इन्हें अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। एक तो महापुराण है, महापुराण। दूसरा है जसहर चरित, और एक है नागकुमार चरित। नागकुमार चरित, ये तीनों रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये पूछा जा सकता है यदि आदिकाल से प्रश्न आए एग्जाम में तो। दोस्तों, पुष्पदंत कवि स्वयं अपने लिए स्थान स्थान पर अभिमान मेरु और काव्य पिचास, इन 2 उपाधियों का इन्होंने उल्लेख किया है अपने लिए। रहमान कौन थे? तो इनका पूरा नाम है दोस्तों अदहमान या अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान या अदहमान भी इन्हें कहा जाता है। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम है संदेश रासक। संदेश रासक, जो कि एकमात्र इनकी ये रचना है। अदहमान की एकमात्र रचना है संदेश रासक। जो इंदु कौन है? तो दोस्तों, ये जैन परंपरा के आचार्य थे। जैन परंपरा के ये आचार्य थे, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स, उसका नाम है परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पौमचर्यों में कितने कांड है? तो पौमचर्यों में 5 कांड है फ्रेंड्स। ये 5 कांड है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। विद्याधर कांड, विद्याधर कांड। एक है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। सुंदर कांड, युद्ध कांड, और उत्तर कांड। ये 5 कांड है इसमें पौमचर्यों में। तो चलिए आगे देखते हैं, पौमचर्यों में 5 कांड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कांड पौमचर्यों में नहीं है? तो विद्याधर कांड ये बता दिया, अयोध्या कांड भी है, ये नहीं है, परशु कांड ये नहीं है, सुंदर कांड भी है, और युद्ध कांड है, एक उत्तर कांड है। और फ्रेंड्स, विद्याधर कांड जो है इसमें विभिन्न राजवंश जो है उसका उद्भव का वर्णन है। अयोध्या कांड में क्या है? तो अयोध्या कांड में इसमें राम के जन्म स्थान अयोध्या से लेकर वनवास तक के समय का वर्णन है इसमें। और राम के विवाह, वनवास, सीता हरण, ये सब इस कांड का मुख्य विषय है, अयोध्या कांड का। और सुंदर कांड में फ्रेंड्स, यह हनुमान के विजय का कांड है। इसमें हनुमान सीता का संदेश राम तक ले जाने में सफल होते हैं सुंदर कांड में। और युद्ध कांड में फ्रेंड्स, इसमें राम रावण के युद्ध का वर्णन है। उत्तरकांड में फ्रेंड्स, इसमें संपूर्ण पौमचर्यों का उपसंहार है उत्तरकांड में।
और इसमें रावण की मृत्यु, राम का अयोध्या गमन, राम का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ये सब का वर्णन उत्तरकांड में दिया है। अगला प्रश्न है, पौमचर्यू में कितनी संधियां हैं? तो दोस्तों यह महाकाव्य में 90 संधियों से पूर्ण होता है। ये महाकाव्य पौमचर्यू की 83 संधियां स्वयंभू द्वारा और 7 संधियां उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा लिखी गई। 83 स्वयंभू और 7 त्रिभुवन द्वारा पूरा हुआ। इस तरह से याद रखिएगा पौमचर्यू में कितनी संधियां हैं, तो इसमें 90 संधियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? तो फ्रेंड्स अपभ्रंश के बारे में जान ले तो हिंदी भाषा का विकास का क्रम देखें तो पहले संस्कृत से फिर हुआ पाली, प्राकृत, फिर देखें तो प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद दोस्तों हिंदी का विकास हुआ। हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश के बाद। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। और दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों धारसेन द्वितीय ने अपनी शिलालेख में अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के विशेषज्ञ के रूप में वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कौन कवि पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध पे जैन बन गया? तो ये पुष्पदंत थे। दोस्तों पुष्पदंत की ग्रंथ में कवि ने अपना बहुत कुछ व्यक्तिगत परिचय दिया है। इसके अनुसार पुष्पदंत के माता पिता पहले शिव भक्त थे और बाद में वे जैन धर्मावलंबी हो गए। दोस्तों पुष्पदंत को तत्कालीन नरेश कृष्णराज तृतीय के मंत्री भरत, उनका नाम था भरत, उन्होंने आश्रय दिया और काव्य रचना के लिए पुष्पदंत को प्रेरित किया। पुष्पदंत पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध पे वो जैन बन गए। चलिए अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? तो दोस्तों रिठनेमी चर्यो का अन्य नाम है। पौमचर्यो और रिठनेमी चर्यो के रचनाकार कौन है? तो ये स्वयंभू है। इनके रचनाकार कौन है? स्वयंभू है। संदेश राशक के तो जानते हैं अब्दुल रहमान है इसके रचनाकार। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? तो फ्रेंड्स हीनयान बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष था, हीनयान, जबकि महायान बौद्ध धर्म का व्यवहारिक पक्ष था। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया इन्होंने। दूसरा प्रकरण का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दूसरे प्रकरण का नाम अपभ्रंश रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा? तो इन्होंने तीसरे प्रकरण का नाम वीरगाथा काल रखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फ्रेंड दोस्तों याद रखिएगा इनका कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, बालचंद बिज्जावई भाषा दोहु नहीं लगई दुज्जन हासा, ये कथन किसका है? तो ये कथन विद्यापति का है फ्रेंड्स। अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? तो ये डोम्भिप्पा की रचना है फ्रेंड्स। डोम्भिप्पा कौन थे? तो ये सिद्ध कवि, 84 सिद्ध में इनका नाम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों ये लुइप्पा का श्रेष्ठता के आधार पर प्रथम स्थान है। दोस्तों 84 सिद्धों में सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोम्बिप्पा ये सब मुख्य है,
सरहप्पा वही सरहप्पा कौन हुए? तो ये प्रथम सिद्ध थे, प्रथम सिद्ध। राहुल सांकृत्यायन इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध गण और दोहा किस भाषा में लिखा गया? तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध गण और दोहा के रचनाकार कौन है? तो बौद्ध गण और दोहा बांग्ला भाषा में है, ये पिछले प्रश्न में देखे थे। और इसके रचनाकार कौन है? तो हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गण और दोहा के रचनाकार है। और इसमें दोस्तों सिद्धों के जो 84 सिद्ध है उसके संदर्भ में जानकारियां मिलती है। चलिए आगे प्रश्न है, किस कवि को राहुल भद्र कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स सरहप्पा को कहा जाता है। दोस्तों इनके कई नाम हैं, जैसे देख लें तो सरह, सरह या सरहप्पा, सरहप्पा, सिद्ध सरहप्पा, सिद्ध सरहप्पा, एक सरोज वज्र इनका नाम है, इन्हीं का सरोज वज्र। और दोस्तों इनका मूल नाम, इनका मूल नाम भी पूछ देता है, सरहप्पा का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है राहुल भद्र। तो इस तरह से इनके कई नाम हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है दोस्तों? सरहप्पा की रचना है। नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों ये हिंदी और मैथिली भाषा के लेखक थे और ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन और बौद्ध दार्शनिक भी ये थे, भारत का आइंस्टीन इन्हें कहा जाता है नागार्जुन को। भट्ट केदार कौन थे? तो दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार महाराज चंदवर दाई ने पृथ्वीराज का कीर्तिमान गाया था, उसी प्रकार भट्ट केदार ने उस समय कन्नौज के एक सम्राट थे जयचंद, उनका खूब गुणगान किए ये भट्ट केदार। मधुकर कवि दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जय मयंक चंद्रिका, ये खूब पूछा जाता है इनकी रचना को, जय मयंक चंद्रिका। ये पूछा जय मयंक चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसे सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अभी ऊपर के प्रश्न में देखे थे कि सरहप्पा के कई नाम हैं, सरह, सरहपाद, सिद्ध सरहप्पा, सरोज वज्र भी इन्हीं का नाम है। और इनका मूल नाम बताए थे आपको, राहुल भद्र, याद रखिएगा। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। श्रृंगार का रति, भयानक इसका घृणा होता है। चलिए आगे देखते हैं, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? तो जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, महापुराण में कितने महापुरुषों की जीवन चरित्र का वर्णन है? पहले देख लेते हैं महापुराण किसकी रचना है? तो ये पुष्पदंत की रचना है दोस्त। और इसमें कितने पुरुषों की जीवन चरित्र का वर्णन है? तो 63 पुरुषों के जीवन चरित्र का, इसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? संध्या भाषा, तो ये हो जाएंगे सिद्धों की भाषा क्या है? संध्या भाषा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो फ्रेंड्स संदेश रासक जो है अपभ्रंश में रचित एक काव्य है, महाकाव्य है। और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। और ये अब्दुल रहमान, इसकी कथा वस्तु की बात करें तो दोस्तों संदेश रासक की, तो पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि इसमें एक बिरहनी नायिका होती है जो पथिक के द्वारा अपने प्रिय के पास संदेश भेजती है। तो इस तरह से ये क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य किसे कहा जाता है दोस्तों? तो खंड काव्य में मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। खंड काव्य में प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो जानते ही हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के शुरू से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है प्रबंध काव्य में।
महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें सर्गों या सर्गों को ही समय कहा जाता है। सर्गों या समय का निबंधन हो जहाँ पे, वो महाकाव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती। इसमें मुक्तक काव्य में कथा नहीं होती है, प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, यही मुक्तक काव्य कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। निम्नलिखित किस रचना में कर्वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों ये है पहाड़ दोहा। कर्वक शैली दोस्तों 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखने की शैली को कर्वक शैली कहा जाता है। और दोस्तों अधिकांश सूफी रचनाएं जो भी हुई वो कर्वक शैली में ही लिखी गई। तो पौमचर्यू, महापुराण, जम्बू स्वामी रासा में कर्वक शैली का प्रयोग किया गया है। तीनों में कर्वक शैली का प्रयोग किया गया है और पहाड़ दोहा में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दब साहब पायास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों दब साहब पायास किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। शालिभद्र सूरी की महत्वपूर्ण रचना देखें तो भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। जिन धर्म सूरी की प्रमुख रचना जम्बू स्वामी रासा है। जम्बू स्वामी रासा इनकी महत्वपूर्ण कृति है। देवसेन का तो देख लिए, दब साहब पयास। आसगू कवि की महत्वपूर्ण रचना है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास। एक और रचना है इनकी जीव दया रास, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, जीव दया रास। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? तो श्रावकाचार्य की रचना पहले किसने किया ये देख लेते हैं। देवसेन इनके रचनाकार हैं। देवसेन श्रावकाचार्य की रचनाकार है और ये कब इसकी रचना की है? 1933 ईस्वी में। फ्रेंड्स इसमें 250 दोहे हैं श्रावकाचार्य में और इस रचना में दोस्तों गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का सुंदर व्याख्या किया गया है और यह एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना मानी जाती है श्रावकाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। आदि काल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो, ये तो जानते ही हैं, खड़ी बोली को काव्य बनाने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की कुल संख्या 9 मानी गई है। और दोस्तों इस संप्रदाय का जो क्षेत्र था वो भारत का पश्चिमोत्तर भाग था। और दोस्तों सिद्धों के बाद द्वारा जो अपनाया गया था पंचमकार, उसको इन्होंने नाथों ने नकार दिया। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? तो इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा। अपभ्रंश को अभट्ट किसने कहा? तो विद्यापति ने कहा। विद्यापति। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। देसी भाषा, देसी भाषा दोस्तों किसने कहा अपभ्रंश को? स्वयंभू ने। अपभ्रष्ट अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण दोस्तों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसमें अपभ्रंश को उन्होंने अपभ्रष्ट कहा है। भरत मुनि, इस तरह से भरत मुनि अपभ्रंश को अपभ्रंश को अपभ्रष्ट कहते हैं, अपभ्रष्ट कहते हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा। तो आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा तो जानते ही हैं कि उस समय डिंगल पिंगल भाषा में रचना की जाती थी। आगे देखते हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा, तो क्या रहा आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित? सामाजिक चेतना थी, धार्मिक चेतना भी थी, आश्रयदाता की भी प्रशंसा की गई, राष्ट्रीय चेतना की कमी थी दोस्तों आदिकाल में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो यहाँ अपभ्रंश की कौन सी रचना नहीं है? तो पौमचर्यू भी है, पाहुड़ दोहा भी है, भविष्यत कथा भी है और ये चित्रावली नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। और पौमचर्यू के रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं, स्वयंभू इसके रचनाकार हैं। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह
जैन इनके रचनाकार हैं, मुनीराम सिंह जैन। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो धनपाल कवि हैं, धनपाल इसके रचनाकार हैं। चित्रावली के रचनाकार कौन है? तो उस्मान की रचना है चित्रावली, उस्मान इसके रचनाकार हैं। इस तरह से देख लिए। चलिए आगे देखते हैं, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो अमीर खुसरो का मूल नाम तो जानते ही हैं कि अबुल हसन था। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सरहप्पा का भी, सरहप्पा थे ही, सबरप्पा भी थे, लुइप्पा इसका सबसे ऊंचा स्थान होता है सिद्ध साहित्य में, गोपी चंद ये नहीं थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राउल बेल किस तरह की रचना है? तो दोस्तों ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है राउल बेल। ऐसे चंपू किसे कहा जाता है? चंपू काव्य जो रचना गद्य पद मिश्रित होते हैं उसे चंपू कहा जाता है। और राउल बेल के रचनाकार कौन है? तो रोडा कवि इसके रचनाकार हैं, रोडा कवि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कवि आदिकाल से संबंध नहीं रखता है? तो अमीर खुसरो ये आदिकाल के कवि हैं, हेमचंद भी आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति भी, गदाधर भट्ट ये दोस्तों भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के ये कवि हैं, और ये राधा कृष्ण के उपासक थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की इस पहेली का क्या आशय है? तो दोस्तों उनकी इस पहेली का आशय कुआं है। चलिए आगे देखते हैं, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम। तो कौन कवि पहले आए? तो सरहप्पा, पुष्पदंत, सरहप्पा के बाद फिर पुष्पदंत, पुष्पदंत के बाद अधहमान, उसके बाद हेमचंद्र। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आल्हा खंड का दूसरा क्या नाम था दोस्तों? तो परमाल रासों का ही दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड। दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ये जगनिक की रचना है, जगनिक की रचना है। और दोस्तों ये जगनिक द्वारा लिखित एक वीर रस प्रधान काव्य है, ये वीर रस प्रधान गीत है ये। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बिसलदेव रासो के लेखक कौन है? तो बिसलदेव रासो के लेखक नरपति नाल है दोस्तों। और नल सेन की रचना देखें तो इनकी रचना है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। नरपति नाल की रचना बिसलदेव रासो, जगनिक की रचना परमाल रासो, परमाल रासो। रहमान या अब्दुल रहमान इसको कहिए, संदेश रासक इसकी रचना है, संदेश रासक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खुमान रासो के लेखक कौन है? तो खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपति विजय। नरपति नाल की रचना देख लिए बिसलदेव रासो, नल सी की रचना है विजयपाल रासो, दलपति विजय की रचना खुमान रासो, सारंगधर इसकी रचना है हमीर रासो, हमीर रासो। अगला प्रश्न है हमारा, दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो दोस्तों दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश का संपादन किया। चलिए आगे देखते हैं, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक विद्यापति कवि हैं। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों आत्मबोध गोरखनाथ की रचना। ये कौन थे? तो ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। चलिए गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? दोस्तों गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी से किया गया। और ये किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, संदेश रासक में किसका चित्रण किया गया है दोस्तों? तो संदेश रासक में किसका चित्रण किया गया है? विक्रमपुर की वियोगिनी नायिका होती है उसी का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई? तो दोस्तों कीर्ति पताका जो है वो संपादित हो गया लेकिन ये प्रकाशन में अभी तक नहीं आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा।
तो दोस्तों आदिकाल से संबंधित इस वीडियो को देखिए और प्रश्नों को एक दो बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।